आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के ऐलान की। बात करेंगे उड़ीसा में बीजेपी के फेल हुए प्लान की, बंगाल में भगवा दल को लगे करारे झटके की। जानेंगे इंडिया गठबंधन को लेकर क्या है मायावती का प्लान, और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जेल से बाहर आने के बाद बोले जीएन साई बाबा, पढ़ाए बिना नहीं रह सकता, मुझे मेरी नौकरी वापस चाहिए। सैयद शहनवाज हुसैन को बीजेपी ने दिया जोरदार झटका, बिहार में एमएलसी पद के लिए नहीं बनाया उम्मीदवार, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं शहनवाज। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने, इमरान खान के कैंडिडेट महमूद खान अचकजई को 230 वोट से हराया, जरदारी को 411 वोट मिले जबकि अचकजई सिर्फ 118 वोट हासिल कर पाए। 5वें टेस्ट मैच में भी भारत ने इंग्लैंड को दी मात, एक पारी और 64 रनों से जीता मुकाबला। टेस्ट सीरीज में 4-1 से किया कब्जा, दूसरी पारी में 195 रन ही बना पाई इंग्लैंड। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में है, लेकिन जिस तरह से यात्रा को यहाँ समर्थन मिल रहा है उसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। इस बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर युवाओं, दलित और वंचित समाज के लिए बड़ा ऐलान किया है। साथ ही आर्थिक मैपिंग की बात कर बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है। और क्या ऐलान किया है राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। बीते 3 दिन से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात की जनता के बीच घूम रही है। आज ये यात्रा गुजरात के नर्मदा जिले से शुरू हुई और भरूच होते हुए सूरत पहुंची। यात्रा ने आज सुबह बोडेली के अलीपुर सर्किल से शुरू होकर नसवाड़ी से होते हुए नर्मदा जिले में प्रवेश किया। नसवाड़ी और केवडिया के अक्तेश्वर चौकड़ी में यात्रा का जबरदस्त स्वागत हुआ। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी टीम के साथ संतोष चौकड़ी से राजपीपला अंबेडकर चौक तक पद यात्रा की और जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने जातिगत जनगणना को सामाजिक न्याय के लिए क्रांतिकारी कदम बताया। कांग्रेस सांसद ने कांग्रेस की सत्ता में जातिगत गिनती, आर्थिक मैपिंग कराने का आश्वासन देते हुए आरक्षण में 50% की सीमा को उखाड़ फेंकने की बात कही। भरूच के नेत्रंग में यात्रा का दोबारा स्वागत समारोह हुआ। यहाँ भी कांग्रेस सांसद ने जनसभा की। जनसभा में उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासी का मतलब हिंदुस्तान की जमीन के पहले मालिक। कांग्रेस पार्टी ने जमीन अधिग्रहण कानून दिया, जमीन पर बाजार भाव से 4 गुना मुआवजे की बात रखी, लेकिन बीजेपी सरकार ने विकास की आड़ में आपका जल, जंगल, जमीन अरबपतियों को सौंप दिया। यानी देश में विकास केवल अरबपतियों का हो रहा है। देश की सबसे बड़ी कंपनियां, मीडिया चैनल्स, प्राइवेट स्कूल कॉलेज के मैनेजमेंट में दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग का एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। राहुल गांधी की यात्रा यहां से निकलते हुए सूरत पहुंची, जहां मांगरोल के झंगवाब में यात्रा का पुनः स्वागत हुआ। मालदा फटा चौराहा पर यात्रा टी ब्रेक के लिए रुकी। सूरत के सतभाव में यात्रा का रात्रि विश्राम रहेगा। आपको बता दें कि कल से यात्रा बारडोली से होते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाएगी, जो यात्रा का अंतिम राज्य है। राहुल के ऐलान से बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है और उसकी इस परेशानी को इंडिया गठबंधन ने और बढ़ा दिया है। उत्तर भारत के बाद अब दक्षिण में भी इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बात बन गई है। तमिलनाडु में डीएमके ने 7 दलों को सीटें बांट दी हैं। राज्य में इंडिया गठबंधन में डीएमके और कांग्रेस बड़ी पार्टी हैं, तो किसे मिली कितनी सीटें, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं, सीट शेयरिंग पर चर्चाएं चरम पर हैं और इस बीच दक्षिण भारत में इंडिया गठबंधन की तरफ से बड़ी खबर सामने आई है। विपक्ष के गठबंधन में दक्षिण भारत में भी सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। तमिलनाडु में कांग्रेस और सत्तारूढ़ पार्टी द्रमुक डीएमके के बीच सीट शेयरिंग पर समझौता हो गया है। दोनों पार्टी राज्य में एक साथ चुनाव लड़ेंगी और इस गठबंधन में साउथ के जाने माने अभिनेता और राजनीतिज्ञ कमल हासन ने भी एंट्री मार ली है। चुनाव को लेकर डीएमके ने कांग्रेस और कमल हासन की मक्कल निधि मय्यम एमएनएम के साथ समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। बताया जा रहा है कि राज्य की कांग्रेस
8 से 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो वहीं 2025 के राज्यसभा चुनाव के लिए कमल हासन की पार्टी को भी एक सीट दी जाएगी। गठबंधन में शामिल होने की जानकारी देते हुए कमल हासन ने कहा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं देश की खातिर द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हुआ हूँ, किसी पद के लिए नहीं। तमिलनाडु में डीएमके की तरफ से सीपीआई और सीपीएम को 2-2 सीटें देने की बात कही गई है। साथ ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और केडीएमके को 1-1 और वीसीके को 2 सीटें दी गई हैं। आपको बता दें 2019 के आम और 2021 के राज्य चुनावों में कांग्रेस और डीएमके ने प्रमुख जीत हासिल की थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियां 2019 की जीत को 2024 में दोहराने के लिए मजबूती के साथ लगी हुई हैं और दक्षिण में बीजेपी पहले से ही बेहद कमजोर है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की इस बढ़ती मजबूती ने उसकी टेंशन बढ़ा दी है। इंडिया गठबंधन तेजी से सीटों का बंटवारा कर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अभी तक ये तय ही नहीं कर पा रही है कि उसे किससे गठबंधन करना है। ओडिशा में 2 दिन पहले तक बीजेपी नेता दम भर रहे थे कि बीजेडी से उनका गठबंधन हो जाएगा, लेकिन आज अचानक ही बीजेपी के सुर बदल गए। तो कैसे बीजेपी की रणनीति हुई फेल, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। बताया जा रहा है कि 14 या फिर 15 मार्च को चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर देगा। चुनाव के ऐलान से पहले इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, तो वहीं बीजेपी को जोरदार झटके लग रहे हैं। हाल ही में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका ओडिशा में लगा है। ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं। राज्य में कांग्रेस के लगातार मजबूत होने के चलते सत्तारूढ़ बीजू जनता दल और बीजेपी दबाव में दिखाई दे रही है। कांग्रेस को रोकने के लिए दोनों ही दल 15 साल बाद साथ आने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन गठबंधन को लेकर इनकी बातचीत फेल हो गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि अब ओडिशा में बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। हालांकि बीजेपी ने किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन या सीट बंटवारे पर बातचीत से इनकार कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि 7 मार्च को बीजेडी नेता वीके पांडियन और प्रणब प्रकाश दास की बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों पार्टियों में गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी। लेकिन अब बीजेपी के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा पर माना जा रहा है कि बीजेडी को बीजेपी की असली रणनीति का अंदेशा हो गया है। जैसे बिहार में बीजेपी ने नीतीश के साथ गठबंधन करके उन्हें ही सत्ता में दरकिनार करने की कोशिश की है, वैसे ही बीजेपी ओडिशा में भी करेगी। इसलिए बीजेडी ने पहले ही अपने हाथ खींच लिए हैं। इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि 147 सदस्यीय ओडिशा विधानसभा में बीजेडी ने 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की, जो बीजेपी को मंजूर नहीं। जबकि वर्तमान में राज्य की 112 विधानसभा सीटों पर बीजेडी के सदस्य हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने ओडिशा की 21 लोकसभा सीट में से 14 सीट मांगी थी, जिसे बीजेपी ने खारिज कर दिया है। मामला सीट शेयरिंग पर उलझ गया है, इसलिए अब दोनों पार्टियों ने राज्य में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और बीजेपी की रणनीति ओडिशा में फेल हो गई है। आपको बता दें कि बीजेडी और बीजेपी 1998 से 2009 के बीच लगभग 11 वर्षों तक गठबंधन में रहे और उन्होंने 3 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव एक साथ लड़े हैं। नवीन पटनायक की पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन से इनकार कर दिया है, जिससे ओडिशा में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो दूसरी तरफ ओडिशा के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में भी उसकी परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ बीजेपी के सांसद ने अचानक ही अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। तो क्यों बीजेपी से नाराज हुए पार्टी के सांसद, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक आ गए हैं। हफ्ते दिन के अंदर ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने वाला है और ऐसे महत्वपूर्ण समय में बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। जहां एक तरफ बीजेपी जनता को लुभाने की कोशिशों में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अपने ही नेता नाखुश नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के झारग्राम से बीजेपी सांसद कुनार हेम्ब्रम ने पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिए गए इस इस्तीफे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हेम्ब्रम के इस्तीफे पर तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी नेताओं को अपनी हार साफ साफ दिखाई दे रही है, इसलिए वो चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। टिकट वापस लेने की बीजेपी में होड़ मची हुई है। टीएमसी सांसद शांतनु दास ने कहा, उन्हें मालूम है कि बीजेपी को इस सीट पर हार मिलने वाली है, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। बहरहाल चुनाव के कुछ ही दिन पहले उनके इस इस्तीफे को भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें, इससे पहले आसनसोल से उम्मीदवार बनाए गए पवन सिंह ने भी बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था।
जिससे बीजेपी की जमकर किरकिरी हुई है और अब हेम्ब्रम का इस्तीफा हो गया है। वैसे कहा जा रहा है कि हेम्ब्रम बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी से नाराजगी सिर्फ पार्टी के नेताओं की नहीं है, बल्कि उसके सहयोगी भी उससे नाराज हैं। बिहार में बीजेपी के साथ 5 दल और शामिल हैं, लेकिन ये सभी उससे नाराज हैं, जिस कारण से सीट बंटवारे में पेच फंस गया है। चुनाव से पहले ही एनडीए के बिखरने के दावे हो रहे हैं, तो क्या खबर है, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में बीजेपी के सीटों के बंटवारे का मुद्दा उलझता दिखाई दे रहा है। सहयोगियों को अपने पाले में रखना बीजेपी के लिए मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार बीजेपी के सिर पर सीट बंटवारे का बोझ डालकर विदेश चले गए हैं, तो बीजेपी के सहयोगी अलग अलग भागते दिखाई दे रहे हैं। मान मनोवल का दौर जारी है, लेकिन बीजेपी को इसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। चिराग पासवान के तेवर से तो पार्टी पहले से ही डरी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि चिराग ने साफ कर दिया है कि चाचा पशुपति को अगर बीजेपी कोई सीट देना चाहती है तो वो एलजेपी के कोटे से नहीं दी जाएगी, बीजेपी को अपने कोटे से देनी होगी। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी 3 से कम सीटों पर बात करने को तैयार नहीं है, जबकि बीजेपी उन्हें सिर्फ 1 सीट दे रही है। इसके बावजूद पार्टी के पास हमको देने को कुछ नहीं बचा है, जबकि जीतन राम मांझी साफ कर चुके हैं कि उनकी पार्टी गया सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। इसके चलते बीजेपी हाईकमान का संदेश लेकर बीजेपी नेता और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हम अध्यक्ष संतोष सुमन से मिलने पहुंचे। दोनों के बीच बातचीत तो सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन संतोष सुमन ने अपनी नाराजगी बीजेपी हाईकमान तक पहुंचा दी है। बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि हम के लिए महागठबंधन से भी ऑफर है। चिराग और उपेंद्र कुशवाहा के भी इंडिया गठबंधन के संपर्क में होने की खबर आ रही है। एनडीए को लगातार झटके मिल रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन को लेकर हर दिन पॉजिटिव खबरें सामने आ रही हैं। अब तक बीएसपी को लेकर दावा किया जा रहा था कि मायावती तीसरा मोर्चा बना रही हैं, जो इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन बीएसपी चीफ ने अपने बयान से इन सभी दावों पर ब्रेक लगा दिया है। तो क्या कहा मायावती ने, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ गए हैं, वैसे ही सीट शेयरिंग की तस्वीर भी साफ होती जा रही है। इंडिया गठबंधन में ज्यादातर राज्यों में सीट शेयरिंग पर फैसला हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन अब बसपा को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की अटकलों के बीच मायावती ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ा बयान जारी किया है। मायावती ने कहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव वो अकेले ही लड़ेंगी। अलायंस या तीसरा मोर्चा बनाने की सभी खबरों को उन्होंने फेक बताते हुए खारिज कर दिया है। हालांकि मायावती शुरुआत से ही अकेले चुनाव लड़ने की बात कहती आ रही हैं, लेकिन मायावती को लेकर ये कहा जाता है कि वो हमेशा अपने पत्ते सबसे आखिर में चलती हैं। वो कब क्या करेंगी इसका पता दूसरे दलों को नहीं लग पाता, और इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि वे आने वाले समय में वो अपना अंतिम पत्ता खोलेंगी और इंडिया गठबंधन के साथ हाथ मिला लेंगी। उनके इस ट्वीट से एक बात तो साफ हो गई है कि इस चुनाव में अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं भी जाएंगी, तो भी वो किसी भी तीसरे मोर्चे की तैयारी में नहीं है। वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। हालांकि मायावती को इस बात का भी डर है कि अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई, तो उनके बचे हुए कुछ सांसद भी उनका साथ न छोड़ दें। बताया ये भी जा रहा है कि मायावती कांग्रेस के संपर्क में बनी हुई है। मायावती ने साफ कर दिया है कि वो तीसरा मोर्चा नहीं बनाएंगी, यानी टक्कर आमने सामने की होनी है। एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया। जीत किसकी होती है ये चुनाव परिणाम ही बताएंगे। वैसे चुनावों के ऐलान से इस पर सवाल जरूर उठ गए हैं, और सवाल भारत के पूरे लोकतंत्र पर उठ रहे हैं। तो क्या है खबर, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार पर आए दिन तानाशाही के आरोप लगते रहते हैं। पहले तक विपक्षी मोदी सरकार पर यह आरोप लगाता था, लेकिन अब ये आरोप विश्व स्तर पर दर्ज हो रहे हैं। हाल ही में आई वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी यानी वीडम इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 में भारत को लेकर जो दावा किया गया है, उससे देश के लोकतंत्र पर सवाल खड़े हो गए हैं। 2018 से भारत एक चुनावी तानाशाह राष्ट्र बन गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में ऐसे शीर्ष 10 देशों में शामिल रहा जहां अपने आप में पूरी तरह से तानाशाही अथवा निरंकुश शासन व्यवस्था है। 2018 से ही विभिन्न घटकों में गिरते स्कोर के साथ भारत तानाशाही की श्रेणी में पहुंच गया था और 2023 तक इस श्रेणी में शीर्ष 10 देशों की लिस्ट में बना रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्षों से भारत में तानाशाही की प्रक्रिया का अच्छी तरह से दस्तावेजीकरण किया गया है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्रमिक लेकिन पर्याप्त गिरावट, मीडिया की स्वतंत्रता से समझौता,
सोशल मीडिया पर कार्रवाई, सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों का उत्पीड़न और विपक्ष को डराना धमकाना इत्यादि शामिल है। मोदी सरकार पर सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ भाजपा ने आलोचकों को चुप कराने के लिए राजद्रोह, मानहानि और देश विरोधी कानूनों का इस्तेमाल किया है। लोगों के धार्मिक अधिकारों की स्वतंत्रता का भी दमन किया है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। भारत का संविधान हमें लोकतांत्रिक देश बताता है, लेकिन मोदी राज में लोकतंत्र कुचला जा रहा है। विपक्ष इसके खिलाफ लगातार आवाज उठा रहा है और अब ये आरोप और पुख्ता होते जा रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि अब मोदी सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। और बुलेटिन के आखिरी में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। बात बिगड़ेगी तो दूर तलक जाएगी। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। वहां पर सीनियर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम पहली सूची में जब बीजेपी के नहीं आया तो वहां विपक्षी दलों की तरफ से उनको ऑफर जाने लगे। ये बात जब बीजेपी को पता चली तो ये सुगबुगाहट हुई कि कहीं वो दूसरी पार्टी में ना चले जाएं। तो अब ये बात बनाई जा रही है कि उनका नाम अगली सूची में जरूर आ जाएगा, क्योंकि बीजेपी को ये वाली बात पता है कि वही नितिन गडकरी हैं जो बड़ी बड़ी सड़कें बनाने के लिए मशहूर हैं। तो जब वो बड़ी बड़ी सड़कें बना सकते हैं तो बीजेपी की बनी बनाई सड़क के ऊपर भी बड़े बड़े खड्डे खोद सकते हैं। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।